नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉट टॉक पर। और आज हम एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है, हमारे घर में इम्पैक्ट करता है, हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है और इसके कारण फ्लड्स आती हैं, डिजीज होती हैं, पेंडेमिक आते हैं। जी हाँ, सही सोचा। हम प्लास्टिक यूज के लिए बातें करने जा रहे हैं और आज इस खास शो में बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन किया है। उसमें सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा नीता गांगुली जी मैम का। शी इज बेसिकली क्लाइमेट लीडर मेंटर। वो ट्रेनर हैं, ऑथर हैं और शी वाज द फर्स्ट वन हु सेट अप द एनवायरमेंटल लैब इन संस्कृति स्कूल। शी इज आल्सो वन ऑफ द few one who got an opportunity to work directly with none other than Vice President of United States of America, मिस्टर अल गोर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार जी। और हमारे दूसरे बेहद ही खास मेहमान हैं, वो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं, डॉक्टर मेजर जनरल राजन कोचर जी। वो विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, फॉर्मर NGAOC सेंट्रल कमांड में रह चुके हैं, उनको देख चुके हैं और उनको बेसिकली लॉजिस्टिक का एक्सपर्ट कहा जाता है। वो काफी न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं और आए दिन आपने उनको न्यूज चैनल्स पे देखा होगा डिबेट में, और ट्विटर पे वो अपनी राय, अपनी ओपिनियन देते रहते हैं। तो आप दोनों का सर फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड इट्स माय वेल प्लेजर दैट हैव यू ऑन बोर्ड। थैंक यू। सो हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं नीता मैम से। सो मैम, हम काफी टाइम से सुन रहे हैं सिंगल प्लास्टिक को यूज मत कीजिए और प्लास्टिक से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सो डू यू रियली थिंक दैट डज banning plastic bag even make a dent in the bigger problems of climate change? सर मैम, आपकी क्या ओपिनियन है? जी हाँ, मैं एकदम मानती हूँ क्योंकि प्लास्टिक इज वन ऑफ द मोस्ट परसिस्टेंट पोल्यूटेंट ऑन अर्थ। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जो कि 1000 साल भी लग जाएंगे, मतलब कि पीढ़ी पर पीढ़ी आ जाएंगे, मगर वो नहीं जाएगा। एंड मेरे ख्याल से जो भी हम एक्शन करते हैं, अगर वो प्रकृति के भलाई के लिए है तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। Actually, evidence has shown, and you can see it around us. There are signs around us that we are already in the way of the 6th mass extinction. And unlike the 5 mass extinction जो पहले हो चुके हैं, they started around 450 million years back. ये जो 6th mass extinction है, ये एक species, एक मतलब कि जैसे कहते हैं प्रकृति के एक लिविंग बीइंग के कारण है, वो है हम, और हम इसे कॉज कर रहे हैं। और आप अगर देखिए, हर दिन देखिए, आप न्यूज में देखिए, पूरे संसार में देयर आर न्यूज ऑन नेचुरल डिजास्टर्स। कहीं फॉरेस्ट फायर हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, और क्लाउड बर्स्ट की बात करते हैं हम। जो आजकल जो हम नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं, वो एक ह्यूमंगस, एक ह्यूज प्लेटफॉर्म में हो रहा है, और वो हो रहा है। और इसके लिए हम वी हैव टू रियलाइज कि ये जो 6th मास एक्सटिंक्शन है, ये हमारे द्वारा हो रहा है, तो हम भी इसे रोक सकते हैं। और उसके लिए कोई भी मिटिगेशन हो, कोई भी बैन हो जिससे कि प्रकृति में नुकसान हो रहा है, अगर उससे कुछ भी फायदा मिले, इफ इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन, वी शुड गो फॉर इट। एंड प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हम जानते हैं। ये मतलब कि कोई नेचुरल चीज नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। दैट मींस आपको खुदाई करनी पड़ती है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, आपको ड्रिल करना पड़ता है। यू हैव टू डिस्टर्ब द लैंड एंड द मरीन इकोसिस्टम्स, एंड स्पेशली जब व्हेन इट कम्स टू लैंड इकोसिस्टम, आपको यू हैव टू वाइप आउट द फॉरेस्ट, एग्जिस्टिंग नेचुरल वेजिटेशन ओवर देयर। और हम सब जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल, डिसअपियरिंग फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब मैं डिसअपियरिंग फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल रही हूँ, मैं सिर्फ पेड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्वाटिक फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि सबसे बड़ा है, उनकी भी बात करी, उनकी भी डिस्ट्रक्शन होती है। एंड वी नो द कनेक्शन बिटवीन दीज
and the soaring temperature, जो climate change जिसे हम कहते हैं global warming, उसकी direct connections है. And therefore we have to see that when plastic जो है, जो जब वो degrade होता है, जब वो decompose नहीं होता, क्योंकि वो living thing नहीं है, जब वो degrade होता है और उसे burn करते हैं, तब अब उससे बहुत ज़्यादा global greenhouse gases, global warming greenhouse gases भी निकलता है. And it's humongous. और आइडियली क्या करना चाहिए? आइडियली हमें अपनों को सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए. वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द थिंग वी हैव गॉट. प्लास्टिक के काफी गुण भी है, काफी इट्स क्वाइट यूजफुल आल्सो, बट द वे वी डिस्पोज इट, उस यही प्रॉब्लम है. तो अगर हम ये जो आइडियलिस्टिक है, जो सेल्फ करेक्टिव मेजर है, ये तो एक आइडियल सिचुएशन में होता तो नहीं है. पढ़ने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है. सो बैनिंग बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि जब हम बैन करते हैं किसी को, तब वो प्रेशर डालता है फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री पे, मैन्युफैक्चरर पे. जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हो रहा है प्लास्टिक से, उस पे हमारा नजर पड़ता है. Or it also pushes us to reuse the plastic again and again. If it make it expensive, then we will reuse it. It will change our consumptions and encourage alternative ways. और मैं सोचती हूँ ये बैनिंग जो है, सिर्फ बैनिंग नहीं होना चाहिए, पर उसके साथ कॉस्ट भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि इंसान को पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर हम उसको मिसयूज करें और बैन ना करें, तो उसके साथ फाइनिंग भी जरूरी है, तभी उसका इम्पैक्ट होगा. और ये बैनिंग सिर्फ कागज में नहीं रहना चाहिए, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड. एग्जैक्टली मैम, वेरी वेल सेड. सो जनरल साहब, आपके क्या कमेंट्स हैं? बेसिकली जो नीता मैडम ने बोला है, ये काफी लोगों को समझना पड़ेगा. मैं सीधी बात करता हूँ एक फौजी की तरह. हाँ जी. बिकॉज आर्मी में हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन की प्लानिंग के पहले दुश्मन की जानकारी बहुत जरूरी है. और आज प्लास्टिक पॉल्यूशन एक दुश्मन है यूनिवर्स का. और जितनी जल्दी हमारी गवर्नमेंट इसको समझेगी, हम उतना जल्दी इसका समाधान कर पाएंगे. आज हम बहुत बड़ी बातें करते हैं, टीवी में आके और मीडिया में जाके, प्रिंट में जाके हम भाषण देते हैं, पर ग्राउंड पे जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. बिल्कुल. अब 850 मिलियन टन प्लास्टिक हर एक साल इकट्ठा होता है, और ये 90% इसका जलाया जाता है और 10% ही रिसाइकल होता है. और 90% जो ये जलता है, ये मीथेन और एथिलीन जो गैस है, जो एनवायरनमेंट में जो हमारी टॉक्सिक हमारी गैस है, और इसमें पार्टिकल्स हैं. हम ये देखते हैं कि यूपी की मैक्सिमम सिटीज, दिल्ली की और ऐसे ऐसे बड़े जो शहर हैं, वहां पे इतनी पॉल्यूशन की डेथ्स हो रही हैं. आज लोग, बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं. 40 इयर्स के लोगों को अस्थमा हो रहा है. हाँ जी. प्रॉब्लम्स हो रही है लंग्स में. तो ये चीज एक वॉर फुटिंग पे गवर्नमेंट को लेके आनी चाहिए. और इसका सलूशन ये है कि एक प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव होना चाहिए. जब तक प्लास्टिक का हम कोई ऑल्टरनेटिव सामने नहीं लाएंगे, हाँ जी. और ये जितने भी हमारे स्टार्टअप्स को मैं अपील करता हूँ, और आपके फोरम से मैं अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, मैं इन सबको अपील करता हूँ कि ये एक, बिकॉज हमारे पास ब्रेन है इस कंट्री में, हम ये टेक्नोलॉजी ला सकते हैं. और अगर
गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे, इसको फाइनेंशियल अगर सपोर्ट करे, तो कोई डाउट नहीं है मेरे माइंड में कि हम एक चेंज को ला पाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो आपने एनिमी को और प्लास्टिक के साथ इंटीग्रेट किया सर, वेरी वेल अमेज्ड, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। सो मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, सो लिटिल प्लास्टिक रिसाइकल्ड, can't we just recycle all the plastic waste in one go? और ऐसा क्यों है, इतना कम प्लास्टिक रिसाइकल क्यों होता है मैम? When it comes to your, आपने जो कहा कि प्लास्टिक इतना कम क्यों रिसाइकल होता है, एक्चुअली जो रिसाइकलिंग जो है वो that is the only viable solution to our global प्लास्टिक मेनेस जो है, जो क्राइसिस हुआ है वो उसके लिए। मगर हम जब इंसान जब कुछ करता है उसके सामने हमेशा पैसा ही सब कुछ बड़ा हो जाता है, इकोनॉमी बिकम्स मोर प्रायोरिटाइज्ड, और उस प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए जो पैसा लगेगा वो थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि जैसे जनरल कोचर ने कहा कि एवरी ईयर हम लोग 3 मिलियन टन्स प्लास्टिक बनाते हैं, नया प्लास्टिक बनाते हैं, और उसमें से जो बनता है 50% सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसे हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि 10% हम उसको रिसाइकल करते हैं, बाकी सब जाता है लैंडफिल में या वो जलता है। और जो ये जो चीप प्लास्टिक हम बनाते हैं वो काफी क्रिएट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। जैसे इन्होंने कहा कि कुछ और ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, मगर ये चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव है, और इसमें जब हम प्रोसेस करते हैं तब वो ऐड हो जाता है वो कॉस्ट, और वो काफी एक्सपेंसिव होता है। तो हम लोग जैसे इंसान को कहते हैं ना, हम बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है, सबसे इंटेलिजेंट एनिमल ये धरती में इंसान है, मगर हम पेनी वाइज पाउंड फुलिश भी है, जिसे कहते हैं खर्चा हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम आज का खर्चा देखते हैं, हम आगे का खर्चा नहीं देखते। मगर अगर हम देखें, ये जो हम ट्रैश कर देते हैं, लैंडफिल में डाल देते हैं, इन्होंने कहा टॉक्सिक फ्यूम्स बनता है, ग्रीन हाउस गैसेस बनती है, और मेन चीज मीथेन गैस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी 80 टाइम्स ज्यादा पोटेंट होता है, क्योंकि मीथेन का लाइफ स्पैन छोटा होता है, इट्स सेज फॉर अबाउट 10 to 12 years, तो हम 20 years का देखें तो 80 टाइम्स मोर पोटेंट होता है। तो हम ये जो इतने सारे इलास्टिक, अगर हम इसको छोड़ भी दे, इसको निकाल भी दे, अगर कॉस्ट को ना देखे, तो क्या हमें इसे रिसाइकल करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एट द कॉस्ट ऑफ हमारा इकोसिस्टम, हमारा जो एनवायरनमेंट उसको नष्ट कर रहा है। और अगर केमिस्ट्री ने ये प्रॉब्लम हमें दिया है, क्योंकि ये केमिकल चीज है, केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री ने सॉल्यूशंस भी निकाला है। अगर आप देखें, हमारे जो प्लास्टिक है, जो 7 टाइप्स के प्लास्टिक है, अगर आप जानते हैं ग्रेड 1 to 7 है, और जो 1 and 2 है, जो कि आपके पेट बॉटल्स है और हाई डेंसिटी के जो प्लास्टिक्स होते हैं, वो जो है हम सबसे ज्यादा रिसाइकल होता है, इजीली रिसाइकल होता है, वो पायरोलिसिस में होता है। और जो पीवीसी का नंबर 3 होता है, जिससे हम कहते हैं ना तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एक्चुअली नंबर 3 भी ये काम बिगाड़ने वाला है, ये पीवीसी है। पहले जो घर में कंस्ट्रक्शंस में हम मेटल पाइप्स यूज करते हैं, अब हम उसको छोड़ के पीवीसी डाल दिया है, मगर पीवीसी सबसे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि वो लीच करता है, वो पॉइजनस है, और उसमें हम किचन का पानी डालते हैं। सोच के देखिए, और ये ही पीवीसी एक्चुअली बंद कर देना चाहिए ना, इसकी ऑल्टरनेटिव निकाल देना चाहिए, और ये पीवीसी 8 बार हम रिसाइकल कर सकते हैं, मगर करते नहीं है, क्योंकि कॉस्ट हमें आ जाता है। हमारे हेल्थ के कॉस्ट नहीं देखते हैं, हम सिर्फ उस कॉस्ट को देखते हैं जिसमें हमें रिसाइकल करना है। और 3 का डबल क्या होता है? 6 है ना, वो भी 3 तगाड़ा काम बिगाड़ा, वो भी काम बिगाड़ा वाला, क्योंकि वो है थर्मोकोल। और थर्मोकोल हम बच्चों की पार्टीज में यूज करते हैं कि नहीं? बच्चों की पार्टी में हम थर्मोकोल के उसके फूड डालते हैं, मगर थर्मोकोल को जैसे ही गर्म करते हैं वो हाईली न्यूरोटॉक्सिक बन जाता है। बिल्कुल। और ये भी रिसाइकल हो सकता है, 4, 5, 6, 7 सारे रिसाइकल होते हैं, मगर यस कॉस्ट है। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी, TCD, दैट इज थर्मो कैटालिटिक डीपॉलीमराइजर, जो कि रूटर फाउंडेशन, काफी फाउंडेशंस है जिन्होंने छोटा शुरू किया, मगर लोग जानते नहीं है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये लैंडफिल से जाके अपना जो हम प्लास्टिक जिसे कचरा कहते हैं उसको निकालते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, उसको क्लीन करते हैं।
अगर हमें घर में क्या करना चाहिए, उसे जब देते हैं उसे क्लीन करके देना चाहिए। जैसे मैंने ये जो प्लास्टिक है, कल किसी ने कुछ दिया तो मैंने उसको धो के रखा है, अभी भी गीला है। ये क्यों रखा है? क्योंकि मैं इसको अपने कचरे के डब्बे में नहीं डालूंगी। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। हर कुछ हम कर सकते हैं। ये टीसीटी में इसको हीट करके, वेपराइज करके इसको कंडेंस करते हैं, मगर अगर हम प्लास्टिक को बर्न करें तो उसमें डाइऑक्सिन निकलता है, मगर ये चीज विदाउट ऑक्सीजन होता है, इन अ क्लोज कंटेनर होता है। 30% इसमें से जो गैस निकलता है उससे ये अपना इंजन, जो अपना प्लांट है, उसको चलाते हैं, और 70% जो बनता है उससे वो फिर से आप जनरेटर है, वो फ्यूल है, आप गैस की तरह यूज करें, किसी की तरह। दैट मीन्स इट्स पॉसिबल. Chemistry has given us a solution. We just have to implement it. Exactly, man. Exactly. So, जनरल साहब, आपके एक्सपर्ट कमेंट? ये मैडम ने बहुत ही अच्छी बात करी है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास अगर है, एक लिमिटेड स्केल में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है जिसमें प्लास्टिक्स को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। पूरा 100% जो प्लास्टिक है वो उसको सिस्टम में डाला जाता है, और उस सिस्टम से वो पूरी एनर्जी बनती है, और वो जो एनर्जी पैदा होती है वो हम अपने देश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने, जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी है, हमारी विंड एनर्जी है, तो इसी प्रकार की ये भी एनर्जी या ऊर्जा जिसको बोल सकते हैं हम, इसको पैदा कर सकते हैं। ये एक वायबल सजेशन रहेगा। दूसरा है कि मैं ये मानता हूं कि ये एजुकेशन जो है ना, हमारे बच्चों को सिखाना, हमारे एनसीसी को लेके आना इसमें, एग्जैक्टली, और एक जागरूकता लेके आना पूरे देश में। आज आप लोग और हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये हमारी बात हरेक नागरिक के कानों तक पहुंचनी चाहिए। हाँ जी, और जब तक ये पहुंचेगी नहीं, हमारे बच्चों के, हमारे स्कूल की एजुकेशन में, हमारे जैसे नीता मैम है, ऐसे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड लोग स्कूल में जाके बच्चों को एजुकेशन दें और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में उनको समझाएं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, हाँ जी, पेरेंट्स को जागरूक करना बहुत मुश्किल है, मैं बताता हूं। बच्चे ही पेरेंट्स को एक्चुअली सिखा सकते हैं इसके बारे में। अगर एक घर में अगर एक बच्चा हो और वो अपने फादर या मदर को बोले कि पापा ऐसा मत करो, ये इससे एनवायरनमेंट का नुकसान होगा, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट होगा उस चीज का। और वो एक्चुअली इसको समझेगा कि मेरा बच्चा इतनी समझदार बात कर रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, और हमको ग्रास रूट से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, और इनफैक्ट हमें ये कॉन्सेप्ट किंडरगार्टन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, और इसको एक मैंडेटरी सब्जेक्ट जितना हम लेके जा सकें 8th या 10th तक हमेशा इसको रखना चाहिए। बिल्कुल वेरी वेल सेड सर। सो मैम, आपने रिसाइकल पे काफी फोर्स किया है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी बैन प्लास्टिक, so doesn't that force us to use other material that are more expensive and more energy intensive? So shouldn't we keep using the plastic? अब एक को हम बंद करेंगे, दूसरा आ जाएगा, and दूसरा might be more expensive. तो आप क्या सोचते हैं मैम? Well, we all know what waste plastic has done to our environment. मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खिड़की से बाहर देखिए, आप रास्ते में चलिए, आपको नजर आ जाएगा, है ना? So do you think after this we want to keep using, I would like to walk on the grass and not on a plastic? I mean, ये हमें सोचना है कि definitely not, we don't have to keep using it. जब हम कहते हैं कि अदर मटेरियल्स जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, एनर्जी इंटेंसिव है, वो डिपेंड करता है हम किस नजरिए से देखते हैं। अगर हम, जैसे मैंने कहा, हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कितना मेरा एक्सपेंडिचर है, मगर लॉन्ग रन में क्या है,
कॉस्ट इफेक्टिव तब हमें देखना चाहिए कि आगे जाके कौन सा ज्यादा चलेगा और कौन हमें लेस पोल्यूशन देगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब अभी हम प्लास्टिक बैन की बात करते हैं, शॉपिंग मॉल्स जो है, जो कि जहां जाके लोग बहुत एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, वो लोग कहते हैं हम लोग गो ग्रीन जा रहे हैं, और नॉर्मली क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग को हटा के वो लोग पेपर बैग डाल देते हैं। सो काफी सर्वेज, एंड फिर उसके बाद काफी सर्वेज आता है, न्यूज में आता है, और वो सर्वेज इस तरह से आता है कि वो दिखाते हैं कि एक पेपर बैग को बनाने के लिए आपको 4 टाइम्स मोर एनर्जी लगता है, वेरएस प्लास्टिक बैग उस सस्ते में बन जाएगा। और वो जो प्लास्टिक बैग है वो ज्यादा ड्यूरेबल है, और पेपर बैग तो आफ्टर 1 और 2 यूज वो तो फट जाएगा। और पेपर बैग बनाने के लिए आपको पेड़ काटना पड़ेगा, और मगर हाँ, पेपर बैग बायोडिग्रेडेबल है, वो जो जानवर है उन्हें कोई हानि नहीं करेगा। सो ये सब सर्वे करके, और जो प्लास्टिक बैग फिर वो भी बोलते हैं कि वो 1000 साल लगेगा। सो ये सब सर्वे करके हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को कि अरे प्लास्टिक बैग यूज करना चाहिए या पेपर बैग, चलो भाई प्लास्टिक बैग ही करो, एटलीस्ट हमारा खर्चा तो कम होगा। मगर ये इस खर्चे को लेके ही हम लोग सब अटक जाते हैं। तो वी हैव टू थिंक अबाउट कि इट्स नॉट दैट वी हैव टू टेक, व्हेन वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम जब मॉल जा रहे हैं, हमें पेपर बैग भी क्यों चाहिए, हम अपना घर का थैला नहीं ले जा सकते? ये नजरिया चाहिए, ये सोच चाहिए। सो दैट इज अ पॉइंट टू से वी हैव टू एनकरेज पीपल कि आपको ना मुझे पेपर बैग चाहिए, ना मुझे पॉली बैग चाहिए, मुझे कुछ चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, जो कि इम्पैक्ट हमारा कम हो। क्लॉथ बैग है, जूट बैग है, हाँ उसमें खर्च ज्यादा आता है, मगर वो हमारे लिए लॉन्ग रन में डेफिनेटली ज्यादा फायदा करता है। और मार्केट में अभी एक्चुअली अवेलेबल है, देयर आर एक्चुअली, अगर आप देखें कि काफी रीयूजेबल प्लास्टिक से उन्होंने थैले बनाते हैं। इनफैक्ट देयर आर सम, ये ज्यादातर ये ग्रेड 4 और 5 वाला यूज करते हैं, दैट इज LDPE एंड पॉलीप्रोपिलीन। और ये एक्चुअली कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे जो कि 125 टाइम्स इसे रिसाइकल कर सकते हैं, मगर इसका थिकनेस अबाउट 2.25 ml होना चाहिए। द ओनली थिंग ओवर हियर इज वेदर हम ये रिसाइकलेबल्स, रीयूजेबल्स प्लास्टिक यूज करें, या जो एक आता है ना वोवन, नॉन वोवन पॉलीप्रोपिलीन, जो आपके थैले आते लगता है कपड़ा जैसे, मगर कपड़ा नहीं, वो भी एक्चुअली प्लास्टिक ही है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही रीयूजेबल होता है। मगर जो भी अगर हम इसे यूज करें, हमें इसे सही तरह से इसे देना चाहिए फॉर रिसाइकलिंग, और ना कि उसे फेंक देना चाहिए जबकि लैंडफिल में जाके गिरे। बिल्कुल एग्री। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स, जो कि एकदम प्लास्टिक जैसा होता है, मगर वो या कॉर्न का या सोया या इवन कुकम्बर, अभी बोलते हैं कि कुकम्बर में भी जो उसका जो है, उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्यूलोज है वो काफी हाई है। एंड बनानास, इनफैक्ट बनानास इज एक्चुअली, बनानास के आजकल सैनिटरी नैपकिन्स भी यूज कर रहे हैं। सो देयर आर डिफरेंट things which are available. Yes, it's expensive, but we should not see the cost जो मुझे आज मेरे पॉकेट से निकल रहा है, मगर वो देखना चाहिए जो कि मुझे मेडिकल बिल में नहीं डालना पड़ेगा, मुझे किसी और चीज के लिए नहीं डालना पड़ेगा, वो लॉन्ग कॉस्ट हमें देखना है, नॉट की शॉर्ट कॉस्ट। सो yes, all plastic should be recycled and replaced by something which is more durable and compostable, nothing better than that. Yes ma'am, I'm completely agree। और मुझे आज भी याद है जब हम चाइल्डहुड में बच्चे थे तो हमारी पेरेंट्स, मदर घर की सिलाई मशीन से ही कपड़े से थैला बनाया करती थी, और उसी थैले से राशन भी आता था, उसी थैले में सब्जियां, वेजिटेबल्स भी आती थी, और वो 1-2 साल कई साल चलता था, जब ये प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर भी नहीं था। बिल्कुल सही मैम आपने। और जनरल साहब, एक्चुअली वी नीड टू गो बैक टू आवर रूट्स। हमारे रूट्स, हमारी दादी, हमारी परदादा जो करते थे ठीक सही करते थे। यूज एंड थ्रो एटीट्यूड आया जो वेस्ट को कॉपी करके, और हमने सत्यानाश कर दिया अपने एनवायरनमेंट। बिल्कुल। सो डोंट कॉपी एंड एप द वेस्ट, गो बैक टू योर रूट्स। एग्जैक्टली। जनरल साहब आपके कमेंट्स? सी बेसिकली कोई भी अगर चेंज लाना होता है, अभी हम एक चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और जब भी बदलाव लाना होता है और एक देश के स्तर में, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, टॉयलेट्स बने थे, लोगों
टॉयलेट्स बनने के बाद भी लोगों ने उसको इस्तेमाल नहीं किया, पर कुछ हद तक जागरूकता आई, 40%, 50%। तो इसी प्रकार का एक देश का कैंपेन, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का ये एक मिशन है जो दिसंबर में वो लॉन्च करने वाले हैं। तो हम सबको इसको सपोर्ट करना है, इस मिशन को। और एक स्टेप में और आगे जाऊंगा, एक मिनिस्ट्री ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। आज कोरोना के बाद इतना वेस्ट जनरेट हुआ है हमारे देश में, आप मास्क ही ले लो, जितने भी मास्क हैं ये सारे माइक्रो प्लास्टिक से बने। exactly. और माइक्रो प्लास्टिक्स एक बहुत ही डेंजरस चीज है जो हमारे सिस्टम्स के सेल्स को खराब कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी। दिखाई नहीं देता, इतना छोटा होता है। हाँ जी। तो मेरे बस यही रिकमेंडेशन है कि इसको एक ऑर्गेनाइजेशनल की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमको इसको टैकल करना है। और जैसे हमारा एक स्वच्छ भारत अभियान हुआ है, एक हमारा बैन प्लास्टिक अभियान भी होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और सर जैसे अभी आपने बताया माइक्रो प्लास्टिक, तो मेरा नीता मैम से क्वेश्चन है, मैम माइक्रो प्लास्टिक एक नया वर्ड अभी हाल में ही काफी देखा है, सुना गया है। एंड रिसेंटली इफ यू हैव नोटिस दैट माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैव बीन फाउंड इन द प्लेसेंटा ऑफ अनबॉर्न बेबीज। मतलब सब हिल गए थे, ऐसे कैसे? तो आपके क्या व्यूज है मैम, बेसिकली है क्या माइक्रो प्लास्टिक और कैसे इंपैक्ट करता है हमारी लाइफ पे? साउंड yes I forget that. So इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को लैंडफिल में ले जाती हूँ, ठीक है? सो लैंडफिल, सारे शहर में लैंडफिल्स है, जितना बड़ा शहर होगा उतना ज्यादा लैंडफिल्स होता है कि नहीं? अब मैं बॉम्बे में हूँ, और बॉम्बे में जो सबसे बड़ा और हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो है लैंडफिल है, वो दियोनर लैंडफिल है। और उसके पास में ही थाने क्रीक है, और थाने क्रीक का एक छोटा सा स्ट्रीम आके वो एकदम दियोनर के पास चला जाता है। और पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, 2016 में, इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज, आई थिंक 28 जनवरी 2016 में एक इंटरनेशनल न्यूज बन गया था कि a huge garbage fire in India's biggest city was so bad that it could be seen from the space तक हम देख सकते थे। और ये 15-16 मतलब कि 20 एक प्रैक्टिकली 1 मंथ के लिए वो जलता रहा, और उसमें जितने भी प्लास्टिक्स है वो सब जले। और जब वो प्लास्टिक जलता है उसमें से डाइऑक्सिन और वो एक टॉक्सिक मतलब कि एक वो हवा निकालता है। तो आप सोच के देखिए, वो न्यूरोटॉक्सिक है, और उसे लोगों ने स्मेल किया। तो ये तो सब जानते थे 2016 में, है ना? मगर जब हम फिर एक मैंने न्यूज रिसेंटली मतलब कि इस 2021 में फरवरी में पढ़ा कि ये जो दियोनर का इतना भर चुका है, सारे लैंडफिल्स इतने भर चुका है कि वो एकदम उसके जितना भी कचरा वो जाके पूरा थाने क्रीक तक आ जा रहा है। उसमें वो जो स्ट्रीम है उसमें जाके वो पूरा थाने क्रीक पर प्लास्टिक आ गया। तो हम क्या करेंगे, एक 2 किलोमीटर का वॉल बनाएंगे, 25 मीटर्स नीचे जाएंगे और उसको रोक देंगे प्लास्टिक। तो हम इंसान को एक कॉम्प्लेक्सिटी बायस है, हम लोग सब चीज को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो उसको ना करके हमें सोचना चाहिए कि इसको हमें टैकल कैसे करना चाहिए। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जो भी बायोडिग्रेडेबल, जो कि सड़ता गलता है, वो जाके खाद बन जाता है, वी नो दैट, इसे हम डिकम्पोज करते हैं। मगर जो प्लास्टिक होता है वो लिविंग थिंग नहीं है, वो कभी लिविंग नहीं है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। सो वो डिकम्पोज नहीं होता है, वो डिग्रेड होता है। तो डिग्रेड में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं फोटो डिग्रेडेशन। दैट मींस लाइट, मॉइस्चर और हीट के कारण। सो सन है, लाइट है, मॉइस्चर है। अगर आप ओशन की बात करें या धरती में भी बात करें, उधर भी मॉइस्चर है। वो सब मिलके जो प्लास्टिक है उसको डिग्रेड करता है। तो प्लास्टिक टूटते रहता है। आपने देखा होगा, आप घर का गमला अगर धूप में हो तो थोड़ी देर के बाद वो कड़क हो जाता है, वो टूटता रहता है। तो वो टूटता रहता है, मगर डिकम्पोज कभी नहीं होगा।
और उस टूटने वाले जो छोटा जो है, जो माइक्रोप्लास्टिक जो कि 5 मिलीमीटर से कम हो, जैसे कि एक तिल होता है ना, जो सफेद तिल जो हम खाते हैं खाने में, उससे भी कम छोटा साइज हो तो उसे माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। मगर ये माइक्रोप्लास्टिक इतना हानि नहीं है, क्योंकि वो माइक्रोप्लास्टिक फिश ने खाया, फिश को आपने खाया, तो आपके अंदर वो माइक्रोप्लास्टिक आ जाएगा। मगर वो माइक्रोप्लास्टिक से भी ज्यादा खतरनाक है नैनोप्लास्टिक। दैट मींस और भी वो टूटता रहता है ना, वो टूटता रहेगा, 4000 years वो टूटता रहेगा। और वो जब नैनो प्लास्टिक हो जाता है तब वो इतना छोटा है कि आपके ब्लड स्ट्रीम तक भी आ सकता है। और वही देखा है ये प्लेसेंटा में कि इट हैज, जो मदर ने कंज्यूम किया है फूड के थ्रू, तो वो हो जाएगा आपका इंजेक्शन करके, वो ब्लड उसको सोक कर लेता और वही प्लास्टिक है। तो लोग कहते हैं कि ठीक है, फिश खाने से हमारे माइक्रोप्लास्टिक आएगा, नानो प्लास्टिक आएगा, हम जो वेजिटेरियन हम लोग सब बच गए। एक्चुअली ये भी ठीक नहीं है। वही प्लास्टिक जो थाने क्रीक में गिरता है वो जाके सी में जाता है, और वहां पर भी फोटो डिग्रेडेशन होता है, और वही सी से हम अपना नमक बनाते हैं। 90% नमक टेस्ट करके पता लगा है कि उसमें सब में माइक्रोप्लास्टिक है। तो हम जितनी बार नमक लेते हैं उतनी बार माइक्रोप्लास्टिक हम भी खाते हैं। इनफैक्ट एक इंटरनेशनल रिसर्च ने कहा है कि अराउंड 20,000 माइक्रोप्लास्टिक पर ईयर हम लोग कंज्यूम करते हैं इन 10 grams ऑफ डेली सॉल्ट। वेरी वेल सेड। तो अगर समय है तो मैं आपको एक और जो मैंने वेरी रिसेंटली सुना है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। समय है? जस्ट 1 minute। Sure, ma'am. 1 minute। Sure. So recently मैंने ये आई थिंक 3-4 दिन पहले मेरे लड़के ने मुझे ये भेजा है, और डॉक्टर शैनन स्वॉन है जो कि एक PhD है, और वो न्यूयॉर्क में एक यूनिवर्सिटी में बेसिकली शी डज ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और एपिडेमियोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने पता लगाया है कि उन्होंने टेस्ट में किया है, उन्होंने 2-3 बार ये टेस्ट किया, उनको फाइंडिंग हुआ है कि एक केमिकल जो कि प्लास्टिक में डालते हैं उसे कहते हैं फैलेट्स। ओके, सो फैलेट्स होता है वाटर सॉल्युबल, और वो हमारे यूरिन तक में आ जाता है। वो केमिकल इसलिए डालते हैं जिससे कि प्लास्टिक सॉफ्ट हो, सॉफ्टनेस डालने के लिए, तो वो डालते हैं। So phthalates, उन्होंने इनका रिसर्च स्टडी कहता है कि phthalates फाउंड इन प्रेग्नेंट वुमेन, जब वो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको जब यूरिन टेस्ट किया उनमें phthalates उनको मिला, और उनका रिसर्च बताता है कि ये phthalate ऑल्टर्स द टेस्टोस्टेरोन। एक मेल चाइल्ड का जब मेल से फीमेल डिफरेंशिएट, एक एम्ब्रियो जब डिफरेंशिएट होता है तब वो जब वो टेस्टोस्टेरोन एक मेल बनाता है, ईस्ट्रोजन बनाएगा फीमेल को, राइट? तो टेस्टोस्टेरोन को जाके इफेक्ट करता है, एंड दे फाउंड दैट इट इज एक्चुअली कॉजेस इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम इन मेल चाइल्ड। सो यहाँ तक इसका नुकसान है। और मैम दिल्ली भी पीछे नहीं है, हमारे दिल्ली के पास में गाजीपुर लैंडफिल है और उसके पास में एक नाला बहता है। तो व्हाट वेजिटेबल्स वेंडर यूज्ड टू डू, वो वहां पे आते हैं, सब्जियां साफ करते हैं उसी पानी से, और वही लैंडफिल से धीरे धीरे ग्रेजुअली पानी और गंद और प्लास्टिक सब रिसाव होकर नाले पे जाता है, और उसी को वो क्लीन करके आगे सब्जियां बेचते हैं। बहरहाल, सो थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। जनरल साहब, आपके क्विक कमेंट सर। देखिए, मैं ये चीज है कि कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है कुछ, एक सेइंग ये। हाँ जी। माइक्रो प्लास्टिक्स यूज होता है फेशियल्स में, कॉस्मेटिक्स में, कुछ ड्रग्स में, हैंड क्लीनर में। क्या हमारी लेडीज ये एक मूवमेंट शुरू कर सकती हैं कि हम कोई भी फेशियल नहीं लेंगे, हम कोई भी कॉस्मेटिक्स नहीं लेंगे जहां पे प्लास्टिक इस्तेमाल होगा? बिकॉज जब तक इसका ऑल्टरनेटिव नहीं आएगा इन चीजों में, यू सी, इनकी मार्केट बहुत बड़ी है। बिल्कुल। आज हिंदुस्तान लीवर से लेके आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, कॉस्मेटिक्स की जो कंपनियां हैं और जो फेशियल्स आपके जो चल रहे हैं, आपका लॉरेल से लेके आप कहीं पर भी चले जाइए, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक्स यूज होता है। आर वी प्रिपेयर्ड टू सैक्रिफाइस these beauty products for the sake of humanity, for the sake of our society? That is the question. Yes. ये question ज्यादा important है। हर एक नागरिक को पूरी दुनिया में समझने के लिए कि अगर हम
एक ऐसी मुहिम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हमारे इंस्पिरेशनल लीडर हैं हमारे पास जो इस चीज को आगे लेके आ सकते हैं, तभी हमको कोई नतीजा सामने दिखाई देता है। एग्री सर, एग्री। टफ है बट आई फील यस वी कैन डू इट। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस डिस्कशन का, एक्सक्लूसिवली फॉर नीता मैम। मैम, हमारे किचन में प्लास्टिक होता है हर जगह, किचन आपसे बेटर कोई नहीं जानता, तो कैसे हम किचन से प्लास्टिक बाहर निकालें? आपके क्विक कमेंट्स मैम। सो ये जो आपको दिख रहा है पीछे, ये आपको दिख रहा है, हाँ जी, ये मेरे किचन में ही रहता है। ये मैं ड्रॉप बॉक्स कहती हूँ इससे, ठीक है। इसमें मेरा सब भरा हुआ है, सब किचन का प्लास्टिक, छोटा से छोटा। और ये हैंकर है, ये टी बैग्स के, ये भी प्लास्टिक ही है, ठीक है। तो ये सारे मैं कलेक्ट करती हूँ। पहले मैं ये इको ब्रिक्स बनाती थी, यू नो, जो भी है। अब मैं इको ब्रिक्स में आई प्रेफर टू डू दिस। क्यों? क्योंकि जब ये भर जाता है मैं इनके पैकेट्स बना लेती हूँ और इसको एक और जगह में जाके रख देती हूँ, ठीक है। मगर इसको बनाने से पहले अगर कोई प्लास्टिक अगर वो गंदा हो, जैसे ये पेस्ट्रीज आए हैं मेरे घर में और मैंने एक खा के रखा है, जो इसका जो मैंने बेस देखा वो प्लास्टिक है, तो इसको मैंने क्या किया, मैंने खाने के बाद मैंने इसको धो के सुखा के फिर मैं रख देती हूँ अपने बिन में। तो ये मेरा कॉन्शियस एफर्ट है कि मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने इस प्रकृति से बहुत ही प्यार है। Thank you, और मैं इसे देखना नहीं चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे फॉलो करें। जो आपके जो भी बैटरीज है, ये जब ये खराब हो जाते हैं इनको, तब ये यहाँ से एक केमिकल लीक होता है। तो मैं सोचती हूँ जो प्लास्टिक है सबसे इजी है, इसको इसके अंदर डालो, अगर लीक भी होगा इसके अंदर होगा। मैं ऐसे बॉटल्स रख देती, मैं कुछ नहीं फेंकती हूँ, इनको यूज कर। बिल्कुल। ये मैं करती हूँ, ये मेरा सिंह। जो भी प्लास्टिक है, जैसे ये बॉटल्स है, इसका सबसे पहले मैं रैपर्स निकाल लेती हूँ, जो इसका ऊपर है उसको ठूस देती हूँ। उसके बाद जो भी मैंने चॉकलेट खाया, कुछ भी खाया, आपको हैरानी होगी कि कितना प्लास्टिक इसके अंदर ये जा सकता है, कितना जा सकता है। ये मैं रोज करती हूँ। और ये दिस इज समथिंग आई डू इट ऑल द टाइम। ग्रेट मैम। तो इस तरह से मैं इसे डालती रहती हूँ। और ये इकोब्रिक्स जैसे मैंने किया, आई प्रेफर टू डू माई ड्रॉप बॉक्स। और जब ये भर जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, जहां मैं रहती हूँ बॉम्बे में, एक हॉस्पिटल एरिया, उसके बाहर ही एक पर्टिकुलर डे में मैंने देखा कि कुछ आवाज आ रही थी। तो मैंने क्या कि वो प्लास्टिक की आवाज आ रही थी। तो मैं जो भी इतने इस सोसाइटी में जितने भी लोग वेस्ट कलेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर एक जगह रखते हैं, उसके बाद उसको सॉर्ट करते हैं, उसको छटाई करते हैं। और देखा मैंने प्लास्टिक भर रहे हैं एक जगह मेटल प्लास्टिक। इसके क्यों कर रहे हैं? इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? लैंडफिल में डालने के लिए तो नहीं कर रहे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही प्लास्टिक उसको बेचेंगे, या आपका रोड बनाने में काम आएगा, या जैसे मैंने कहा टीसीपी पॉलीफ्यूल बनता है, इसका दाम है। मगर जब वो बहुत ज्यादा होता है तभी वो बिकता है। 1 किलो 2 किलो नहीं बनता है। तो मेरा जो भी 1 किलो 2 किलो जो भी होता है साफ प्लास्टिक, क्योंकि मैं धो धा के साफ करके फिर उसको रखती हूँ। मैं जब वो लोग बैठते हैं, जब मेरा ज्यादा हो जाता है, मैं उनको दे देती हूँ। ये मेरा श्रमदान है, मैं उनका दान, ठीक है। ये मुझे उनके लिए वो पैसा जरूरी है, मेरे लिए नहीं। तो ये सोच। और रिसेंटली मैंने सुना है कि नॉर्थ अमेरिका में जो इतना अभी जैसे कोविड टाइम में जैसे आप बोल रहे हैं इतना प्लास्टिक है, सोच के देखिए अगर हमारा जो घर का जो गीला कचरा है, जिससे हम खाना, जिससे जो सड़ता है गलता है, उसको अगर हम बाहर ना फेंके, उसको हम कंपोस्ट करें, क्योंकि कंपोस्टेबल है वो, उसको कंपोस्ट करें, सिर्फ सूखा कचरा बाहर डाले। अगर वही लैंडफिल्स जो कि पहाड़ जैसे बढ़ रहा है, अगर वो सूखा कचरा का अगर होगा तो वो कचरा नहीं होगा, वो मेटल है, वो प्लास्टिक है, वो ग्लास है, वो थर्मोकोल है, वो पैसा है। दैट्स वैल्यू एडेड मनी। और कितने लोग इसमें से अपना एंटरप्राइज, एक ग्रीन जॉब शुरू कर सकते हैं, लोग कर भी रहे हैं। और ये $1 बिलियन का कारोबार है। यूजिंग ट्रैश and making it cash, something productive, something used, and removing it from the face of the world is $1 billion economy. Exactly. हमें कैप करना चाहिए।
वेरी वेल सेड एंड कुडोस टू योर एफर्ट। और वो घर घर से शुरू होना चाहिए, हर घर से शुरू होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, इवन इफ इट इज माय पेस्ट्री का जो रैपर है, आई विल वॉश इट एंड डू इट। ये सोच सबको अगर हो, कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता इसको सुखाने में। मैं सुखाने, हवा सुखा दे, बट ये सोच रखना चाहिए कि वी नीड टू डू दिस, देन वी कैन एक्चुअली live in a better place and leave this planet for our children। नहीं तो हम तो इसका तो सत्यानाश कर रहे हैं। Rightly said, ma'am. Rightly said. बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया मैम, और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। और इनफैक्ट जनरल साहब ने भी बहुत अच्छे से समझाया है। और इनफैक्ट एक चीज उन्होंने जो बहुत अच्छी कही कि अवेयरनेस आनी चाहिए। हमें एक एजुकेशन प्रोग्राम रूट लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मिनिस्ट्री लेवल पे एक अच्छा पुश आना चाहिए, जो हम इस समस्या को मिलकर एक साथ यूनाइट होकर सामना कर सकें। सो मैं अपने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट का आपका एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे शो में आए, बहुत से धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।